हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार अलंकार के 3 भेद में से दूसरा भेद है। पहला भेद और अलंकार की परिभाषा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसकी वीडियो नहीं मिली है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी हम पढ़ते हैं अर्थ अलंकार के बारे में। अर्थ अलंकार में जो पहला अलंकार आता है वह आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं, समझ में आ जाएगा। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाती है। जी हाँ, तो इसकी परिभाषा की मोटी मोटी बात क्या हुई, दो वस्तुएं होती हैं, उनकी तुलना की जाती है समान रूप से। ठीक है, दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाती है। उदाहरण देखते हैं। मुख चांद सा सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर दो वस्तुएं क्या है, एक मुख है और एक चांद है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वस्तुएं मुख और चांद है और तुलना इनकी की जा रही है। अब आप देखो नीचे लिखा होगा ये उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ऊपर से जा रहा होगा। पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं, फिर वापस यहाँ पर आएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिस चीज की तुलना की जाती है। अब देखिए हमारे उदाहरण में किसकी तुलना कर रहे हैं, हम मुख की तुलना कर रहे हैं, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुख के बारे में। मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या हुआ हमारा, उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, अगला है हमारा उपमान, जिससे तुलना की जाती है। अब आप बताओ, मुख की तुलना किससे कर रहे हैं हम, चांद से, है ना। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से। तो चांद क्या हुआ हमारा, चांद हुआ हमारा उपमान। ठीक है, अब यहाँ वापस आइए। ये है हमारा वाचक पद। वाचक पद किसे कहते हैं, बीच के जोड़ने वाले पद को वाचक पद कहते हैं। अब बताओ, इनको आपस में जोड़ बोल रहा है सा। कौन जोड़ रहा है, सा। तो ये क्या हुआ हमारा वाचक, यानी कि वाचक क्या हुआ, बीच के जोड़ने वाले पद को वाचक कहते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहते हैं, जो गुण को बताता है। किस चीज को बताता है, किसी वस्तु या किसी चीज के गुण को बताता है। अब यहाँ देखिए, मुख और चांद में कौन से गुण की समानता है, समानता है सुंदर गुण की। मुख भी सुंदर है, चांद भी सुंदर है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा साधारण धर्म। अभी हमने उपमेय के बारे में जान लिया, उपमान के बारे में जान लिया, वाचक के बारे में जान लिया और साधारण धर्म के बारे में जान लिया। ठीक है, एक बार इसको दोबारा परिभाषा को देखते हैं। उपमा अलंकार, जहां दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाए। दो वस्तुएं क्या है, मुख और चांद है। समान रूप से क्या है, सुंदरता। मुख भी सुंदर है, चांद भी सुंदर है। ठीक है, और इनकी तुलना की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से। अब मुख हुआ हमारा उपमेय। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए, चांद जिस से तुलना की जाए, सा वाचक, वाचक मतलब जोड़ने वाला पद, सुंदर साधारण धर्म जो हमारे गुण को बताता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, उपमेय का समझ में आ गया, उपमान का आ गया, वाचक का आ गया और साधारण धर्म का आ गया। अब इसके देखिए कुछ आप इसको नियम मान लीजिए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स मान लीजिए। ठीक है, जहां भी कविता में सा, से, सी, समान, सरिस, सम का प्रयोग होगा वह हमारा उपमा अलंकार होगा। हाँ जी, जहां भी कविता में सा, से, सी, समान, सरिस, सम का प्रयोग होगा वह हमारा उपमा अलंकार होगा, है ना। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए। मुखमंडल छाया मरुस्थल सा। यहाँ पे सा आ रहा है ना, सा आ रहा है। अब ये बताइए मुख क्या है, मुखमंडल क्या है, कमेंट में बताइएगा क्या है। उपमा है, उपमान है, उपमेय है या फिर कुछ और है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुखमंडल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा आ रहा है वह हमारा किसको संबोधित कर रहा है, उपमा अलंकार को। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे देखो सरिस आ रहा है ना, सरिस यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सरिस
अगर हमारे कविता में आता है तो वह कौन सा उदाहरण होता है? कौन से अलंकार का उदाहरण होता है? उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो, मुख चांद सा सुंदर है, यहाँ पे सा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी क्या है? हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया? फिर मोटा मोटा एक बार देख लीजिए। जहाँ दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाती है, जैसे मुख चांद सा सुंदर है, मुख और चांद दो वस्तुएं हैं, इनकी तुलना की जा रही है, और जो इसका हमारा नियम है या मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स है वह है सा, इसलिए हमें पता लग रहा है कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मुख हमारा उपमेय है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक जोड़ने वाला पद, साधारण धर्म जो गुण बताता है। ठीक है, ये हमारा उपमेय उपमान हम पढ़ चुके हैं, और इसके जो नियम है यह इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको अपने आप ही अलंकार पहचानने की शक्ति आ जाएगी, या फिर आप अपने आप ही अलंकार बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। जहाँ पर सा, से, सी, समान, सरी, सम आदि का प्रयोग हो वह हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब दूसरा अलंकार के बारे में हम जानते हैं। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। उपमेय पता है ना क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिसकी तुलना हम जिससे कर रहे हैं वह ऐसा लगना चाहिए कि वह वही है, उसी जैसा है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। मुख मानो चंद्र है। मुख कैसा है? चंद्र है, यानी कि मुख इस प्रकार है जैसे कि कोई चांद हो। उपमेय की संभावना उपमान में है, मुख बिल्कुल चांद जैसा है। ठीक है, इसके एक बार नियम देखिए। नियम इसको कह लीजिए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स कह लीजिए। यदि कविता में मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनू, ज्यों, त्यों आदि हो तो यह हमारा कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ भी आपने देखा मानो आ रहा है तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, एक बार इस उदाहरण को देखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। तो इस कविता के खंड को पढ़ के आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा अलंकार है? देखिए, मानो आ रहा है ना, तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जैसे कि यह वही हो, मुख बिल्कुल चांद हो। हम कह रहे हैं मुख मानो चंद्र है, मुंह ऐसा है जैसे कि चांद है, मुंह चांद जैसा है, इसलिए उपमेय में उपमान की संभावना है। नियम या शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। कविता में मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनो, ज्यों, त्यों आदि का प्रयोग हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक उदाहरण और है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। मानो आ रहा है तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। इस वाले उदाहरण में भी मानो आ रहा है ना, तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगर मानो आएगा तो उत्प्रेक्षा, जानो आएगा तो उत्प्रेक्षा, मानहू आएगा तो उत्प्रेक्षा, जानहू आएगा तो उत्प्रेक्षा, जनू आएगा तो भी उत्प्रेक्षा, ज्यों आएगा उत्प्रेक्षा, त्यों आएगा उत्प्रेक्षा। आप इन सब में जरूरी है कि मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनू, ज्यों, त्यों आदि को याद रखो। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आसानी से हो जाएगी। ठीक है, रूपक अलंकार देखिए। जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय में
उपमान का क्या हो, आरोप हो। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप है। इसका उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे जो चरण रूपी हमारा हिडन होता है, ठीक है। चरण रूपी कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ। ठीक है, आप जब भी सेंटेंस को पढ़ेंगे रूपी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और रूपी मतलब रूपक अलंकार। चरण रूपी कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का आरोप। उपमेय क्या है, चंद्र है। उपमान क्या है, चंद्र है। और उपमेय क्या है, खिलौना है। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप होगा तो कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। और जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो रूपी हमें अपने आप ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे अगर रूपी हिडन हो तो वो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। चंद्र रूपी बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हो। ये हुआ हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, छोटा सा था। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार सारे अलंकारों में आसान है। ठीक है, आसान है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। क्या है इसकी परिभाषा, कविता में कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए। अगर कविता में किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जा रहा है तो वह कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कैसे, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब आप देखिए, हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका जल गई, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। आग लगी होगी तभी तो लंका जली होगी ना। लेकिन कवि ने इस कविता में बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये तो कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए। आग लगने से पहले ही लंका नगरी कैसे जल सकती है, तो कवि ने इस कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर दिया तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखो, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब आप ये बताइए, किसी को कमांड देने से पहले सामने वाला काम कैसे कर लेगा। ये कह रहे हैं कि राणा के घोड़े का नाम चेतक था ना, तो जब तक राणा अपने घोड़े को कमांड देते भी नहीं थे उससे पहले वो मुड़ जाता था। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं ना। अब आप किसी को बताओगे कैसे काम करना तभी तो वो वैसे काम करेगा, लेकिन बताने से पहले ही चेतक अपना काम कर देता था। तो ये कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। ठीक है, अगला अलंकार कौन सा होगा हमारा, विभावना अलंकार। पांचवा अलंकार है हमारा विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, कविता में कारण के बिना भी कार्य हो, अर्थात बिना कर्म किए ही आपको फल की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, कविता में कारण के बिना भी काम हो, अर्थात बिना कर्म किए आपको फल की प्राप्ति हो जाए। उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना। पैरों के बिना ही चले जा रहे हैं, यानी कि कर्म नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन हमें फल की प्राप्ति हो रही है। सुने बिनु काना, कानों के बिना सुन रहे हैं। इस प्रकार कानों का प्रयोग नहीं हो रहा लेकिन सुना जा रहा है, अर्थात बिना कर्म करे फल की प्राप्ति हो रही है, कारण के बिना भी काम हो रहा है। ये कौन सा अलंकार हुआ हमारा, यह हुआ विभावना अलंकार। ठीक है, अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देखिए, कविता में प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया गया हो, अर्थात प्रकृति और उससे संबंधित चीजों का जो चित्रण है उसे हमने मानव रूप दे दिया हो, अर्थात मानव के रूप में हम उसे ढाल रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उसे मानव ही समझ रहे हो। देखिए, चांद हंसता रहा रात रोती रही, अश्रु मोती बने धरा पर गिरे। चांद
हंसता रहा। अच्छा, हंसता कौन है? हंसता तो मानव है। तो हमने चांद को क्या किया है? मानव का प्रतिरूप दे दिया है। इसमें यही लिखा है ना कविता में, प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में हो। चांद हंसता रहा, रात रोती रही, अश्रु मोती बने धरा पर गिरे। समझ में आ गया आपको? विभावना में क्या होता है? कारण के बिना भी काम होता है, अर्थात कर्म करे बिना ही फल की प्राप्ति हो जाती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैरों के बिना चल रहे हैं और कानों के बिना सुन रहे हैं। ठीक है। मानवीकरण में क्या होता है? प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया जाता है। जैसे चांद हंसता रहा, रात रोती रही, अश्रु मोती बने धरा पर गिरे। चांद हंस रहा है। चांद को हम क्या क्या मान रहे हैं? कि चांद कोई मानव है, वह हंस रहा है। रात भी कोई मानव है, वह रो रही है। अश्रु जो है वह मोती का रूप धारण करके धरा पर गिर रहे हैं। आपको विभावना अलंकार और मानवीकरण अलंकार समझ में आ गया है। तो चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति से आपको अलंकार के नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां संगत ना मिले। परिभाषा देखिए, जब कविता में कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, अर्थात कारण और कार्य में संबंध स्थापित ना हो। कैसे? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी के जब बाण लगा था तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, घाव जो है वो तो मेरे मुझे हुआ है, लेकिन जो पीर है, जो दर्द है, वो है रघुवीर, राम जी को हो रहा है। घाव लगा लक्ष्मण जी को और जो दर्द हुआ वह है रघुवीर जी को, राम जी को। यही हुआ ना? कारण कहीं और है और कार्य कहीं और है। ठीक है, ये हुआ हमारा असंगति अलंकार। समझ में आ गया? कारण कहीं और, काम कहीं और। जैसे घाव लक्ष्मण जी को हुआ है और जो दर्द हो रहा है वह हो रहा है श्री राम जी को। आखिरी अलंकार देखिए हमारा अर्थ अलंकार में संदेह अलंकार। संदेह का मतलब ही समझ में आ रहा है, डाउट है ना, शक है आदि। इसमें क्या होता है? जहां कविता में संदेह की स्थिति होती है, संदेह मतलब डाउट, जहां कविता में डाउट होता है। उदाहरण देखिए, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी की ही तो साड़ी है, साड़ी की ही नारी है। अरे भैया, नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है? नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है? सब कुछ घोल मोल है, नहीं समझ में आ रहा ना? वही हुआ हमारा संदेह अलंकार, जहां पर हमें समझ ही ना आए कि हो रहा क्या है। नारी की ही तो नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है, साड़ी की ही नारी है। अरे किसकी नारी है, किसकी साड़ी है, नहीं समझ में आ रहा। तो कौन सा अलंकार हुआ हमारा? संदेह अलंकार। अब हमने अलंकार के 3 भेदों में से 2 भेद पढ़ लिए हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, आपको पता लग गया। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थ अलंकार के बारे में अब हम जान चुके हैं। और जो हमारा तीसरा अलंकार होता है उभय अलंकार, यानी कि जहां शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से ही चमत्कार होता है, तो वह कौन सा होता है? हमारा उभय अलंकार। ठीक है, तो इसका एक बार उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चांद बना दूल्हा सा निकला। चांद बना दूल्हा सा निकला। ठीक है ना, ये सामने अलंकार आ रहा है ना। तारों की बारात में आ जाओ परदेशी। ठीक है, बालम आदि
रात। उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे कि चांद बना दूल्हा सा निकला, तारों की बारात में आ जाओ परदेसी, बालम आधी आधी रात। जो यह आधी आधी है, अब आप अलंकार पढ़ चुके हो। जब एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार जो मतलब होता है वह एक ही होता है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है बताइए? पुनरुक्ति अलंकार। याद आया? जब एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों में मतलब समान होता है तो कौन सा होता है? पुनरुक्ति अलंकार। देखिए अब इसी में एक तो ये हमारा आ रहा है पुनरुक्ति अलंकार, और एक जो ये सा है, मुख चांद सा सुंदर है, कौन सा अलंकार है ये? उपमा अलंकार है ना। दोबारा देखते हैं फाइनल। उभय अलंकार में शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होता है। चांद बना दूल्हा सा निकला, सा आ रहा है, कौन सा अलंकार हुआ? उपमा हुआ। ये किस में आता है? हमारा शब्द अलंकार में आता है ना। और बालम आधी आधी रात, पुनरुक्ति अलंकार, ये किस में आता है? हमारा अर्थ अलंकार में आता है। ठीक है, सॉरी, उपमा भी हमारा अर्थ अलंकार में आता है ना। तो ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा? उभय अलंकार। ठीक है, और पुनरुक्ति किस में आता है बताइए? पुनरुक्ति आता है हमारा शब्दालंकार में, उपमा आता है हमारा अर्थ अलंकार में। इस प्रकार हमने जाना कि जब कविता में शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह हमारा उभय अलंकार होता है। जैसे चांद बना दूल्हा सा निकला, तारों की बारात में आ जाओ परदेसी, बालम आधी आधी रात। जो ये सा है इसमें उपमा अलंकार है। उपमा हमारा कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। आधी आधी दो शब्द हैं, दोनों में समान मतलब निकलता है तो वह हुआ हमारा पुनरुक्ति अलंकार यानी कि शब्दालंकार। इस प्रकार यह परिभाषा सिद्ध हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको अलंकार अच्छे से आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ताकि आप कभी भी अपनी बुक को खोलो तो आपको आसानी से याद आ जाए। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो जल्दी से चैनल को क्या करना है? जी हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस। तब तक के लिए धन्यवाद।